नमस्कार। आज हम लोग क्लास 9th के केमिस्ट्री के पहले अध्याय हमारे आसपास के पदार्थ मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के अगले खंड को देख रहे हैं। पिछले क्लास में आपने वाष्पीकरण के बारे में पढ़ा था और आपने देखा था कि वाष्पीकरण को 4 कारक होता है जो प्रभाव डालता है, असर डालता है। और वो 4 कारक एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लें। पहला कारक आपने पढ़ा था द्रव के खुली सतह का क्षेत्रफल। दूसरा जो कारक था वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाला वह तापमान था, टेम्परेचर। तीसरा कारक था आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। और चौथा कारक था वायु की गति। ये 4 कारक वाष्पीकरण को प्रभावित करते हैं, वाष्पीकरण पर असर डालते हैं। और हम लोगों ने यह भी समझा था कि हमारे अड़ोस पड़ोस में जहां भी द्रव है उस द्रव का धीरे धीरे पर्यावरण में अपने आप वाष्पीकरण चलते रहता है, यह क्रिया अनवरत होते रहती है। और आज हम लोग देखेंगे कि इस वाष्पीकरण का क्या कोई बेनिफिट है हमारे जीवन में, इस वाष्पीकरण का क्या लाभ है हमारे जीवन में, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहला तो ये लाभ है कि वाष्पीकरण के कारण हम लोगों को शीतलता का, ठंडक का अनुभव होता है। मतलब जैसे ही किसी स्थान पर वाष्पीकरण होगी तो उसके कारण शीतलता आएगी, ठंडक आएगी। उसी को आज हम लोग देख रहे हैं आज के क्लास में। आप हेडिंग देखिए, लिखा हुआ है वाष्पीकरण के कारण शीतलता का होना। अब क्या होता है कि खुले हुए बर्तन या खुले स्थान पर रखे द्रव का लगातार वाष्पीकरण होते रहता है। अगर आप किसी खुले बर्तन में किसी द्रव को रख दें, लिक्विड को रख दें, तो उसका हमेशा वाष्पीकरण होता है। हाँ, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारकों के कारण कभी वाष्पीकरण तेजी से होता है, कभी धीरे धीरे होता है, वो अलग बात है। लेकिन अगर आप किसी द्रव को खुले स्थान पर या खुले बर्तन में रखते हैं तो उसका लगातार वाष्पीकरण होता है, हमेशा धीरे धीरे वाष्पीकरण होते रहता है। आपने देखा होगा कि पेट्रोल, डीजल या केरोसिन जैसे कुछ तेजी से वाष्पीकृत होने वाले द्रव हैं जिसको प्रायः बोतल या किसी बर्तन में एयर टाइट ढक्कन से बंद करके रखा जाता है। कई जगहों पर आपने गांव घर में देखा होगा, वो पेट्रोल बेचते रहता है सड़क के किनारे, तो बोतल में देखिए वो ढक्कन टाइट करके रखता है, क्योंकि वो इस तरह का द्रव है पेट्रोल, डीजल या केरोसिन, क्योंकि उसका तेजी से वाष्पीकरण होता है। अगर उसको खुले बर्तन में छोड़ दें, बिना ढक्कन लगाए हुए बर्तन में रख दें, तो उस द्रव का तेजी से वाष्पीकरण होगा और बहुत सारा द्रव की क्षति हो जाएगी। इसलिए खुले बर्तन में जैसे या खुले स्थानों पर हम लोग जैसे किसी द्रव को रखते हैं उसका वाष्पीकरण आरंभ हो जाता है। कुछ द्रवों का बहुत तेजी से वाष्पीकरण होता है, कुछ का धीरे धीरे होता है और कुछ द्रवों का तो बहुत धीरे धीरे होता है। लेकिन इतना निश्चित है कि प्रत्येक द्रव, किसी भी द्रव को अगर आप खुले स्थान पर या खुले बर्तनों पर में रख देते हैं तो उसका वाष्पीकरण होने लगता है। अब देखिए क्या आगे लिखा गया है कि वाष्पीकरण के कारण उष्मा ऊर्जा की कमी होती है। अब सोचिए कि जब द्रव, उदाहरण के तौर पर पानी लें, कि पानी वाष्प बन करके बदल करके पर्यावरण में जाएगा, तो पानी को वाष्प में बदलने के लिए ऊर्जा तो चाहिए। हम लोग अपने घर में जो पानी को गर्म करके वाष्प में बदलते हैं तो उसके लिए आपको रसोई गैस हो, एलपीजी, या फिर ये लकड़ी का चूल्हा, कुछ ना कुछ, या फिर बिजली का चूल्हा, कुछ ना कुछ तो आपको हीट का सोर्स चाहिए, उष्मा का स्रोत चाहिए। तो जैसे ही द्रव का वाष्पीकरण होगा, चाहे वो गीले कपड़े में उपस्थित द्रव हो, बाल्टी में रखा हुआ जल हो, या नदी तालाब में रखा हुआ जल हो, या कोई और दूसरा द्रव हो, उसका जब वाष्पीकरण होगा तो उसके लिए उष्मा ऊर्जा की जरूरत होती है। वही लिखा गया है, वाष्पीकरण के कारण उष्मा ऊर्जा की कमी होती है। उसी उष्मा ऊर्जा के सहायता से द्रवों का वाष्पीकरण होते रहता है, जिसके कारण वहां पर जितनी उष्मा ऊर्जा होती है उसके मात्रा में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया के दौरान कम हुई ऊर्जा, अब वाष्पीकरण के दौरान जो धीरे धीरे उष्मा ऊर्जा कम होते जाती है, उसकी कम हुई ऊर्जा की पूर्ति के लिए, मतलब उस ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण, अगर जिस द्रव का वाष्पीकरण होता है उसके कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित करते हैं। अब मान लीजिए कि द्रव का वाष्पीकरण हो रहा है तो द्रव के कण अपनी ऊर्जा की जो कमी होती है उसकी पुनः पूर्ति करने के लिए अपने अगल बगल से ऊर्जा अवशोषित करता है, और इस प्रकार आसपास से ऊर्जा अवशोषित होने के कारण शीतलता होती है। अब सोचिए किसी वस्तु में से आप ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं
तो स्वाभाविक है उष्मा ऊर्जा अवशोषित हो जाएगा तो वह वस्तु ठंडी हो जाएगी। किसी वस्तु में आप उष्मा ऊर्जा दे देंगे तो वह वस्तु गर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही उष्मा ऊर्जा अवशोषित होती है इसलिए वाष्पीकरण के कारण शीतलता होती है। इस बात को आप समझें कि जहां भी वाष्पीकरण होगा तो वाष्पीकरण में कुछ ऊर्जा खर्च होगी, कुछ उष्मा ऊर्जा खर्च होगी, और उस उष्मा ऊर्जा जो खर्च होती है उसकी पूर्ति के लिए वो द्रव के कण अपने अगल बगल से उष्मा ऊर्जा का अवशोषण करता है। इसलिए जहां भी वाष्पीकरण होता है उसके आसपास शीतलता का या ठंडक का अनुभव होता है। अब देखिए इस वाष्पीकरण के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण अनुप्रयोग है। वैसे तो वाष्पीकरण का कई अनुप्रयोग है, कई उपयोग है दैनिक जीवन में जिससे हम लोग वाष्पीकरण करवाकर लाभ उठाते हैं, लेकिन जो कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण अनुप्रयोग है जैसे यहाँ नंबर 1 देखिए, गर्मियों में सूती कपड़े पहनना आरामदायक होना। आप सभी जानते हैं वैसे तो सूती कपड़े पहनना सब दिन आरामदायक होता है, लेकिन गर्मियों में कुछ विशेष बात है इसके साथ कि गर्मी में जब हम शारीरिक कार्य करते हैं या तापमान बहुत ज्यादा रहता है तो उसके कारण क्या होता है हमारे शरीर से बहुत ज्यादा पसीना निकलता है, और पसीना क्या है, एक प्रकार का द्रव है। और सूती कपड़े क्या करते हैं उन पसीनों को आसानी से अवशोषित कर लेता है। पसीना का बहुत इजीली वो एब्जॉर्प्शन कर लेता है, और जब पसीना एब्जॉर्ब हो जाता है, अवशोषित हो जाता है, तो पसीना तो द्रव है तो उस पसीना का फिर वाष्पीकरण होने लगता है। अब सोचिए कपड़े जो हमारे शरीर के संपर्क में है और इस कपड़े में जो वाष्प है, वो द्रव है, वो अगर वाष्प बन करके उड़ना शुरू कर देगा तो फिर उस द्रव को उष्मा ऊर्जा चाहिए। तो वह जो पसीना एक द्रव है वह जब वाष्प में बदल करके उड़ने लगता है तो उसको जो उष्मा ऊर्जा की कमी होती है वह क्या करेगा, अगल बगल से उष्मा ऊर्जा का अवशोषण करेगा। अब इस कपड़ा में तो उष्मा ऊर्जा बनता नहीं है, उष्मा ऊर्जा कहाँ रहता है, तो हमारे शरीर में। तो फिर हमारे शरीर से क्या करता है, यह जो पसीना है उष्मा ऊर्जा को अवशोषित करने लगता है, और शरीर की उष्मा ऊर्जा जब अवशोषित होकर बाहर आती है तो शरीर के भीतर या शरीर में हम लोगों को ठंडक का अनुभव होता है, हम लोग रिलैक्स महसूस करते हैं, आराम महसूस करते हैं। इसलिए सूती कपड़े पहनना आरामदायक माना जाता है। वैसे दूसरे कपड़े भी पहनेंगे तो भी उष्मा अवशोषित होगी, मतलब उष्मा का अवशोषण होगा, लेकिन दूसरे कपड़े पसीना को कम अवशोषित कर पाता है, इसलिए वहां वाष्पीकरण की दर भी धीरे धीरे होगी। लेकिन सूती कपड़े बहुत जल्दी और तेजी से पसीना को अवशोषित कर लेता है और वह पसीना आ जाता है कपड़े में, और फिर कपड़े में जो पसीना रहता है उसका वाष्पीकरण होने लगता है, और वाष्पीकरण होता है तो उसके लिए उष्मा ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित की जाती है, और शरीर से उष्मा ऊर्जा अवशोषित होने के कारण हमारे शरीर को शीतलता का अनुभव होता है। इसलिए गर्मियों में सूती कपड़े पहनना आरामदेह या आरामदायक माना जाता है। ये पहली बात थी। दूसरी बात देखिए, दूसरा अनुप्रयोग, एसीटोन या पेट्रोल या इत्र हथेली पर डालने से शीतलता का अनुभव होना। अब ये एसीटोन क्या होता है कि बहुत लोग देखे होंगे, वो एसीटोन एक प्रकार का केमिकल है। बाजार में जो थिनर मिलता है वो नेल पॉलिश छुड़ाने के लिए केमिकल लिक्विड आता है छोटे छोटा बोतल में, वही एसीटोन है। पेट्रोल तो आप जानते ही हैं, और इत्र जो परफ्यूम जो सेंट होता है, ये एसीटोन को आप हथेली पर डालिए या पेट्रोल 2-4 बूंद डालिए, या आपके घर में सेंट होगा, इत्र होगा, उसका 2-4 बूंद आप हथेली पर डालिए। जैसे आप हथेली पर इन द्रवों को डालते होंगे तो आपको शीतलता का अनुभव होता है। अभी शुरुआत में हमने आपको कहा कि पेट्रोल, डीजल, किरोसिन, इन सभी द्रवों का तेजी से वाष्पीकरण होता है। उसी तरह से एसीटोन का भी तेजी से वाष्पीकरण होता है, पेट्रोल का भी तेजी से वाष्पीकरण होता है, और इत्र का भी तेजी से वाष्पीकरण होता है। अब जैसे ही ये द्रव हमारे हथेली पर गिरते हैं तो ये द्रव तो खुले वातावरण में आ जाता है, और खुले वातावरण में जैसे आता है तो इसका वाष्पीकरण होने लगता है, और वाष्पीकरण जो होता है तो फिर वाष्पीकरण के लिए इनको ऊर्जा चाहिए, तो यह ऊर्जा हमारे हथेली के आस पड़ोस से अवशोषित की जाती है, और हथेली में से जब उष्मा ऊर्जा अवशोषित होती है तो स्वाभाविक सी बात है उष्मा ऊर्जा निकल जाती है हथेली में से, तो वहां उष्मा ऊर्जा की कमी होती है। जहां उष्मा ऊर्जा की कमी होगी वहां शीतलता या ठंडक का अनुभव होगा। इसलिए एसीटोन या पेट्रोल या इत्र हथेली पर डालने से शीतलता का अनुभव होता है। एक तीसरा पॉइंट जो बचपन से हम लोग जानते आ रहे हैं कि गर्मियों में अगर मिट्टी के घड़ा में, आज लोगों को ठंडक उत्पन्न करने के लिए या पेय पदार्थों को ठंडा रखने के लिए आज लोग घर में रेफ्रिजरेटर का उपयोग करते हैं, लेकिन प्राचीन काल से
समझिए कि ये मिट्टी का घड़ा ही हमारे घर में फ्रिज का काम करता था, और आज भी लोग गर्मियों में मिट्टी के घड़े में जल को शीतल रखते हैं, लंबे समय तक शीतल रखने के लिए गर्म मिट्टी के घड़े का उपयोग करते हैं। आपने गौर से देखा होगा, मिट्टी का जो घड़ा होता है उसमें अत्यंत सूक्ष्म छिद्र होता है उसके दीवार में, उस छिद्र से द्रव नहीं निकल सकता है लेकिन गैस निकल सकती है। तो जैसे गर्मियों में हम लोग जल को स्टोर करते हैं, पानी को भरते हैं घड़ा में और चारों तरफ से गर्मी पड़ती है, तो जल गर्म होकर के वाष्पीकृत होने लगता है, और वाष्पीकृत होगा तो हमने पढ़ा था कि वाष्पीकृत जब होगा तो उसके लिए फिर उष्मा ऊर्जा चाहिए। तो मिट्टी के घड़ा में क्या होता है, संपूर्ण सतह से वाष्प निकलने लगता है, पेंदी से, बगल वाले सतह से, सब जगह से वाष्प निकलता है, क्योंकि मिट्टी के घड़े में बहुत ही सूक्ष्म छिद्र होता है जिससे केवल गैस ही निकल सकती है। तो जल गैस के रूप में बदलकर, अर्थात वो जलवाष्प में बदल करके उन छोटे छोटे छिद्रों से बाहर निकलने लगता है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि मिट्टी के घड़े में जब आप जल रखते हैं तो बहुत तेजी से उसका वाष्पीकरण होता है, और जब तेजी से वाष्पीकरण होगा तो फिर वहां उष्मा ऊर्जा की कमी होगी, और उष्मा ऊर्जा की कमी होती है तो उसकी पूर्ति के लिए जल में से ही उष्मा ऊर्जा अवशोषित किया जाता है, और जल में से जब उष्मा ऊर्जा का लगातार अवशोषण होता है जिसके कारण जल हमेशा शीतल ठंडा रहता है। जबकि आप स्टेनलेस स्टील के बर्तन में जल को रखते हैं तो उसमें भी वाष्पीकरण होता है, लेकिन उसका जो खुला भाग रहता है ऊपर का, बस उतने छोटे से भाग से ही वाष्पीकरण होगा, बाकी जगहों से गैस निकलने का कोई जगह है नहीं स्टेनलेस स्टील के बर्तन में या एल्यूमिनियम के बर्तन में, इसलिए वहां वाष्पीकरण बहुत कम होता है और तापमान ज्यादा पड़ता है, जिसके कारण एल्युमिनियम के बर्तन में या स्टेनलेस स्टील के बर्तन में किसी द्रव को या जल को रखते हैं तो वो गर्म हो जाता है, जबकि मिट्टी के घड़े में रखा हुआ जल शीतल रहता है। चौथा अनुप्रयोग हम लोग देख रहे हैं, गर्म शुष्क दिनों में, काफी हॉट और ड्राई रहे कोई मौसम तो गर्म भी रहेगा, शुष्क मतलब सूखा भी रहेगा, तो उन दिनों में कूलर द्वारा अधिक शीतलता प्रदान करना। दरअसल कूलर भी एक साधारण रूप से जो फैन हम लोग प्रयोग करते हैं घर में, बिजली का पंखा, वही है। बस होता क्या है कि उस कूलर में आपने देखा होगा कि उस कूलर में पीछे से जहां फैन लगा होता है उसके पीछे पानी की बूंदें टप 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 गिरते रहती है, और कूलर के पीछे जो वो पानी की बूंदें गिरती है तो जितना अधिक गर्मी होता है तो उस जल का उतना तेजी से वाष्पीकरण होता है। तो जिस दिन बहुत ज्यादा गर्मी रहेगी तो उस दिन जल का और तेजी से वाष्पीकरण होगा, और वो जल की बूंदों, कूलर के फैन के ठीक पीछे जो जल की बूंदें गिरते रहती है, उनका जब तेजी से वाष्पीकरण होता है तो वहां बहुत ज्यादा उष्मा की कमी हो जाती है, और उसको कमी को भरने के लिए, चूंकि जल की बूंदों के चारों ओर वायु होती है, तो उस वायु में से उष्मा ऊर्जा अवशोषित कर ली जाती है वाष्पीकरण के लिए, जिसके कारण अगल बगल की वायु जो है अधिक शीतल हो जाती है, ठंडी हो जाती है, और उसी शीतल वायु को कूलर का जो फैन होता है वो बाहर की तरफ छोड़ता है, इसलिए कूलर से जो हवा निकलती है वो गर्म शुष्क दिनों में बहुत ज्यादा शीतल, बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती है। इसलिए गर्म शुष्क दिनों में कूलर अधिक शीतलता प्रदान करता है। और अंतिम उदाहरण एक आपने देखा होगा, गर्मियों में हमारे घर आंगन या दरवाजे पर कभी कुत्ता दौड़ते हुए आता है और अपना जीभ बाहर निकाल करके हकलाते रहता है, और आपने ये भी गौर किया होगा उस कुत्ता के जीभ से लार टपकते रहता है। लार टपकने के कारण, लार एक प्रकार का द्रव है, जब कुत्ते को बहुत ज्यादा गर्मी लगती है तो उसके लिए पंखा, कूलर या एसी की व्यवस्था तो सब जगह रहती नहीं है, तो वो प्रकृति में एक सिस्टम है, कुत्ता अपने आप को बैलेंस करने के लिए ऐसा करता है कि जब जीभ आगे करके वो हकलाता है तो जीभ से सतह पर से जो लार निकलता है उस लार का वाष्पीकरण होता है, और वाष्पीकरण होगा तो फिर उष्मा का अवशोषण होगा, तो कुत्ते के शरीर से उष्मा अवशोषित होती है, और कुत्ते के शरीर से जब उष्मा बाहर अवशोषित होगी तो स्वाभाविक है कुत्ते को शीतलता का अनुभव होगा, ठंडक का अनुभव होगा। इस तरह से कुत्ते अपने आप को गर्मी से बचाने के लिए, शीतलता के लिए गर्मियों में अपनी जीभ बाहर निकालकर हकलाता है। आपने भी गौर किया होगा, हम लोग अपने दैनिक जीवन में भी ऐसा करते हैं कि जब गर्मियों का मौसम होता है, बहुत ज्यादा गर्मी रहती है, तो हम लोग पूरा अपना पैर, हाथ, सब चीज फैला कर सोते हैं, बैठते हैं। उस समय क्या होता है, हमारे संपर्क सतह का क्षेत्रफल, शरीर के सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जिसके कारण अधिक से अधिक वाष्पीकरण होता है, और अधिक से अधिक वाष्पीकरण होता है, सभी अंगों से वाष्पीकरण होता है, तो वाष्पीकरण होने के कारण क्या होता है, हम लोगों को शीतलता का अनुभव होता है। इस तरह से हम लोगों ने आज के क्लास में वाष्पीकरण के कारण शीतलता का होना और फिर उस शीतलता के का जो कुछ उपयोग है दैनिक जीवन में, उस पर बात किया। आप
अपने एनसीईआरटी बुक में इस खंड को जब पढ़ेंगे तो और सब कुछ उदाहरण, महत्वपूर्ण उदाहरण आपको मिल जाएगा और जहां से आपको समझने में सुविधा होगी। और जो भी उदाहरण यहाँ आज हम लोग लिए, वाष्पीकरण के अनुप्रयोग पर चर्चा किए, ये सभी हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ उदाहरण है। उम्मीद है कि बातें आपको समझ में आ गई होगी। बस इन्हीं तथ्यों के साथ, बातों के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद।